अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। मेन तो आज एनालिसिस हम करेंगे जो वज़ीर आज़म की कल जो स्पीच थी, वो पहले 8 बजे थी, फिर उसके बाद उन्होंने रात को 11 बजे की। बट वो स्पीच, उसमें आप कहते हैं जब वो इंसान गिरा होता है तो कुछ कोरोमिन आप जो मिलता है तो फिर आप में लाइफ आती है। तो कुछ कोरोमिन के उन्होंने इंजेक्शंस दिए हैं और कहा है कि ये बड़े पत्थर, वो कहते हैं दिल पे पत्थर बांध के ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं और जो दीगर और महंगाई हो रही है और भी आगे हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि इस वक्त जो एक रिलीफ पैकेज दिया गवर्नमेंट ने कि जी 2,000 रुपया जिनकी कीमत, जिनकी सैलरीज या आमदनी 40,000 से कम है उनको दी जाएगी, वो है 1 करोड़ और 40 लाख घरों में। अब बात यह है कि 19 करोड़ का बाकियों का क्या बनेगा? तो ये जो टांका पट्टी है ये देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? हमारे पैनलिस्ट जावेद इकबाल, इफ्तिखार और बुखारी साहब क्या कहते हैं, इनके व्यू पॉइंट लेंगे। फिर आईएमएफ की बात आज करेंगे कि आईएमएफ हमें क्या कह रहा है, क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि जो भी हो, एक तो डिबेट चल जाती है कि जब भी जो भी हुकूमत आती है वो पिछलों को ब्लेम करती है और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा। ये पिछले आए थे पीटीआई, इन्होंने पिछलों को ब्लेम किया, आज ये है इन्होंने पिछलों को ब्लेम किया, अगले आएंगे वो इनको ब्लेम करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हालांकि बात वही होती है। फॉरेन पॉलिसी पे बिलावल जब बाहर गए, इमरान खान की पॉलिसी को उन्होंने एंडोर्स किया, दैट वाज अ गुड थिंग इंटरनेशनली। बट द थिंग इज़ कि हम डोमेस्टिकली क्यों नहीं करते हैं? हम जो अच्छी चीज़ है उसको आगे लेके जाओ, हम वो नहीं लेके जाते। तो बुखारी साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर की मुझे बताएं, बड़ा एक इनकरेजिंग एक दी है उन्होंने स्पीच। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सूरत हाल ये है कि इकनॉमिकली हम तबाही के किनारे पर अब नहीं पहुंचे हैं। पूरा 4 साल का जो टेन्योर है इमरान खान साहब का, उसके अंदर महंगाई के हवाले से चीखो पुकार होती रही है। गरीब तबका जो है वो बहुत बुरी तरह से पिसा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को मानने की वजह से जो मज़ीद महंगाई में इजाफा हुआ है उससे बचना भी मुमकिन नहीं था। अगर ये रजीम चेंज ना भी हुई होती, हुकूमत ना बदली होती, तब भी इमरान खान साहब को ये सब कुछ करना पड़ता जो इस वक्त वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो रिलीफ पैकेज, जिसको आपने कहा कि वो कोरामिन के इंजेक्शन बताया आपने, कोरामिन जी, ये इंजेक्शन अगर ना लगाएं तो फिर आप सोचें सूरत हाल के क्या होगी। और दूसरा ज़रा थोड़ा सा फिगर ठीक कर लें, 1 करोड़ 40 लाख कुनबे हैं जिसके अफराद की तादाद 8 करोड़ बनती है। और 8 करोड़ पूरी 22 करोड़ की आबादी में वो हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी जिनकी 40,000 रुपये आमदनी नहीं है। तो इट्स ए गुड जेस्चर, इट्स ए गुड इनिशिएटिव। इसी तरह से आटा जो हर घर की ज़रूरत है, उसका थैला जो है वो 180 रुपये सस्ता कर दिया है। और इंश्योर करने की कोशिश भी करेंगे प्राइम मिनिस्टर कि वो पाकिस्तान के हर यूटिलिटी स्टोर पर मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये रिलीफ पैकेज जो है, ये बावजूद तमाम तर हालात के, जो वो कह रहे हैं कि 28 अरब रुपए हर महीने पड़ेगा हमें, तो आप सोच लें कि बजट के आने तक कितना खर्चा होगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये पैकेज रिलीफ जो है ये हम बजट का हिस्सा भी बनाएंगे। मतलब ये है कि जो गरीब तबका है वो, उसको ये बेनिफिट जो है वो मिलता रहेगा। क्या हुकूमत वक्त ऐसे इकदाम कर रही है कि आईएमएफ से भी निपटा जा सके और सूरत हाल इकॉनमी की बेहतर हो सके? तो 2-3 इशारे ऐसे मौजूद हैं। एक तो ये कि सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू जो डिवोर्स में था, उसको हमने थोड़ा सा अंडरमाइन किया, इसलिए कि हमारे यहाँ तो यहाँ हम खेल रहे थे लॉन्ग मार्च, तो वो अंडरमाइन हो गया। उन्होंने कहा हम न सिर्फ ये कि जो इस वक्त $3 बिलियन हमने दिया हुआ है इसके रीपेमेंट की डेट को एक्सटेंड करेंगे, बल्कि मज़ीद इसमें इजाफा भी करेंगे, जिसकी तरफ आज मिफ्ता इस्माइल ने, अगर आपने देखा हो तो इशारा भी किया है कि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अभी चाइना को एक्सप्लोर करना बाकी है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने विज़िट के लिए जाना है। फिर यूएई जो है, उनके भी जो जेस्चर्स हैं, अगर ये सब कुछ मिल मिला के सूरत हाल में कुछ बेहतरी आती है तो मेरा ख्याल है पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी डिवाइड से ऊंचा उठ के इसको देखना चाहिए कि अगर अवामुन नास को रिलीफ मिलता है तो फिर हुकूमत की पॉलिसी में कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ये जो 336 बिलियन का जो डेफिसिट आपके पास आएगा ऑन दिस सब्सिडी, ये गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी? देखिए, ये बजट के अंदर ये सारी प्रोविजंस मौजूद होंगी, इसीलिए तो बजट बनते हैं कि जो आपके ऊपर इजाफी बोझ बढ़ रहा है वो आपने कहाँ से करना है। एक तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, जो लग्जरी आइटम्स बैन कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उनके ऊपर एक बड़ी तादाद में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खर्च होती थी, वो रुक जाएगा। और बहुत सारे और नए रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। वो बजट मेकिंग का मरहला जब आएगा तो आप देखेंगे कि बजट बनता ही सिर्फ इसलिए है कि जो एडिशनल
प्रेशर पड़ने जा रहा है एक्सचेकर के ऊपर, उसको कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, आटे की कीमत भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। कराची में 1700 का बिक रहा है, 1600 का बिक रहा है। सिर्फ लाहौर, सियालकोट और पंजाब के अंदर यहाँ जो है, यहाँ आपको 980 पे आ रहा है। ये क्यों है? ये पता नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि किसी माहिर माशियात हमारे साथ बैठे हैं वो बताएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि डॉलर जो रात बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे थे मैं 2018 में हम 115 रुपये पे छोड़ के गए थे, और पौने 4 साल की हुकूमत ने ये किया कि वो 115 से 189 पर आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर का ये सवाल भी मेरे नज़दीक वैलिड है, आप दोस्तों के नज़दीक नहीं वैलिड हो सकता। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि पौने 4 साल में पाकिस्तान के कर्ज़ में 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ। मेरे नज़दीक ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जब हम इक़्तिसादियात की बात करते हैं तो इक़्तिसादियात को सरसरी न लें। उन्होंने कहा कि 1947 से लेके 2018 तक 71 साल के अरसे में इन तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज़ा लिया, ये कर्ज़ा जो पौने 4 साल में लिया, ये उसका मजमूई कर्ज़े का 80% है। इस पॉइंट को भी हमें सामने रखना चाहिए जब हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रवा साल, ये जो साल चल रहा है और जो जून को ख़त्म होगा, उसका जो FISCAL यही होता है ना। जी। रवा माली साल, फिस्कल ईयर का मतलब है माली साल। रवा माली साल का जो अंग्रेजी में बता दें। जो तखमीना है खसारे का, वो 5,600 अरब रुपए है, जो बुलंद तरीन खसारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस साल में इतना खसारा किया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो 3-4 सवाल हैं प्राइम मिनिस्टर ने किए, मेरा ख्याल है ये भी जवाब तलब करते हैं। जिस तरह इमरान खान हर चीज़ का जवाब मांगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, हालांकि उसमें ये भूल जाता है कि उसमें उसका अपना भी टेन्योर शामिल। आखिरी में बात जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो एक कोशिश की जा रही है कि गरीबों को मौत से बचाने के लिए, इज़ राइट, यू कैन कॉल इट ए कोरामिन इंजेक्शन, कि ना मरें और ना जिंदा रहें, लेकिन उस बच जाएँ, बस लाइफ सेवर। लेकिन इसमें एक इजाफा मैं करूँगा, मेरा अभी 2 सेकंड है, और कि ये जो इनको रियायत दी जा रही है, पाकिस्तान भर की तमाम ATMs पे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो कार्ड हैं इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए तमाम पर, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में सहूलत फराहम की। नहीं सर, बिल्कुल की है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि टाउनशिप में एक औरत इसलिए बेचारी को फौत होगी, हार्ट अटैक हुआ, बहुत रश था, एंड शी डाइट। उस दिन मैंने फिर चेक किया कि ATM खसूसी जगह पे लगे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर हमने मदद करनी है तो इसको बढ़ा दें, फैसिलिटेशन। जी जावेद। अच्छा जी, मेरा तो सवाल ही अजीब व गरीब है। मेरी तो परेशानी ये है कि मुझे ये जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, और मुझे वही तकरीर लगी जो माजी में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों वाली तकरीर है कि हम बहुत अच्छे हैं, माजी के हुक्मरान बिल्कुल फ़ारग थे। यही इमरान खान की तकरीर थी, यही जब मियाँ नवाज शरीफ 2013 में आए थे, यही थी जब आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने थे, उन्होंने भी यही तकरीर की थी, और आज भी वही तकरीर है, कोई फ़र्क नहीं है। गरीब का एहसास पिछले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स और हुकूमतों को भी था। इमरान खान ने 1200 अरब दिया था एहसास प्रोग्राम में, और भी काफ़ी रिलीफ पैकेजेस थे उससे पहले भी। नज़ीर स्पीच राइटर एक ही होता है। अच्छा, इनका स्पीच राइटर एक है। मज़े की बात यह है, हम अवाम को रिलीफ के इंजेक्शन तो देना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी गुर्बत नहीं ख़त्म करना चाहते। मतलब हुक्मरान हम ही हैं सारे, हम ही एक चक्कर में घूम रहे हैं सारे के सारे, इमरान खान समेत। बदकिस्मती क्या है कि अवाम को कोई गुर्बत से नहीं निकालना चाहता, मिडिल क्लास को कोई अमीर नहीं करना चाहता। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिस्टम में। पिछले कोई सिस्टम बना के जाएं तो अगले कहते हैं कि इस सिस्टम में गड़बड़ होगी। जैसे जो भी निज़ाम उठा के देख लें, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम देख लें, चाहे आप एहतसाब का निज़ाम देख लें, कोई निज़ाम उठा के देख लें। बदकिस्मती क्या है कि आने वाली कोई भी हुकूमत मुझे आज तक नहीं मिली, अगर आपको मिली तो मुझे बता दें, जिसने ये कहा हो कि पिछली हुकूमत ने 4 साल या 5 साल बहुत अच्छा काम किया, मुल्क को उठा के इस लेवल पे ले गए।
इमरान खान कहता है कि मैं IMF के पास इसलिए गया कि 2018 में खजाना खाली छोड़ के चले गए थे, और वो गए और हमने उनकी वो क्लास की है 3.5 साल। किस वजह से? महंगाई की वजह से। ये लोग हुकूमत में आए किस वजह से? हुकूमत में आए महंगाई मार्च की वजह से। बिलावल भुट्टो ने मार्च किया, मरियम नवाज ने मार्च किया। स्टेटमेंट उठा लें, मैं अपनी तरफ से कोई अल्फाज नहीं कह रहा। और आज जब महंगाई आ रही है तो हम इसको फर्ज के तौर पे कौम को कहना चाह रहे हैं कि ये फर्ज है आप पे, आप बराए मेहरबानी से कबूल करें। IMF में जो कुछ कंडीशंस हैं ये फर्ज हैं आप पे, प्लीज ये फर्ज की तरह कबूल करें। ये कोई नफल या सुन्नतें नहीं है। बदकिस्मती क्या है कि हम खड़े किधर हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कर्जों की बात इफ्तिखार साहब ने की। इमरान खान ने 94 अरब पे मुल्क उठाया और अल्लाह के फजल से 128 अरब पे दे गया, और कहीं नजर नहीं आ रहे पैसे कहाँ हैं। 128 अरब से उठा है, अब 135-36 अरब पे पहुंच गया 1.5 महीने में। हमें भी नजर नहीं आ रहा वो 7 अरब किधर जा रहा है। पैसा इस कौम से रेवेन्यू कलेक्ट करने का है, जाता कहाँ है किसी को नहीं पता चलता। क्या डिपार्टमेंट्स की तरफ इमरान खान ने एक लंबी चौड़ी तक तकरीर करके चार्जशीट बना दी है कि जी मुझे इंसाफ उसके लिए। ओ भाई, आपसे बंदा पूछे तुमने 3.5 साल में तुमने बेड़ा गर्क किया, और अगर आप ये कर रहे हैं तो करने दो, मजे करो, एंजॉय करो। क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास की धुलाई होनी है, बाकियों का निजाम अल्लाह ते खैर से अल्लाह। तकरीरें भी ऐसी चलेंगी। चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई नहीं समझता कि दुनिया स्टैंड स्टिल पे नहीं होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। और जब आप एक ज़माने में 60 रुपये का डॉलर था, फिर 180, 115, फिर 189, 200 पे आ गया। यहाँ आपकी मैनेजमेंट का काम होता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई होती है और नीचे नहीं आती। पूरी दुनिया में देख लें आप, नहीं आती। 4 आने पे तो हमारी ये गवर्नमेंट भी यहाँ से गई हुई है जनरल अयूब की। GDP तो बढ़ रही होती है ना सर, बढ़ रही होती है। मैनेजमेंट, आप आज भी 1500-1600 डॉलर पर इंडिविजुअल पे एनुअल पे खड़े हैं। चलें जी, हम एक बांग्लादेश पीछे ब्रेक था, की वो तरफ आपसे चलते आगे निकल गए। हैं। ब्रेक के इंडिया बाद हम पीछे था, वापस वो आते हैं आपसे एंड आगे विल निकल गए। कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक टू DNA। IMF पे बात होती है तो बताया जा रहा है कि हमें $5 मिलियन उनसे मिलेंगे। अब ये किस तरह मिलेंगे, ये $बिलियन, ये तो अब वक्त ही बताएगा। वज़ीर जो ख़जाना है उन्होंने तो हमें कहा है। लेकिन हम इस IMF के वो कहते हैं ना जकड़े से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? क्योंकि ये बुखारी साहब आपको बताएंगे कि कब से हम चल रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँच गए। जी, मैं इसके बारे में 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी लीडरशिप का एंड सक्सेसिव लीडरशिप, जिस तरह जावेद कह रहे थे, वो इस कौम को रिलीफ देते हैं मज़ीद गरीब बनाने के लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सस्ती रोटी स्कीम के ऊपर 21 अरब रुपए खर्च आए और वो लोग खा पी के भूल गए कि वो पैसा कहाँ से आया था और कैसे लगा था। उसके ऊपर एक इकॉनमिस्ट से मेरी बात हो रही थी। उसने कहा 2 अरब रुपए में एक फैक्ट्री लगती है, चाहे वो शुगर मिल है, चाहे वो टेक्सटाइल मिल है, चाहे वो है। अगर वो इस पैसे की 11 मिलें लगा देते और हर एक मिल में 500 लोग मुलाजम होते, तो जरा आप तस्वुर कीजिए 5,500 एक साल में और खानदानों को 5 साल में अगर आप इसको अपने टर्नओवर से ज़रब दें तो क्या बनता। यही हाल अब है। एहसास प्रोग्राम के तहत दिए गए पैसे कहाँ गए? मेहमान खानों में, सराय खानों में ये सारे पैसे जो हैं, ये मुफ्त का खाना जो था, ये आप कर क्या रहे हैं? यूरोप इसलिए सफ़र कर रहा है कि वहाँ का जो लो लेवल का तबका है उसको मिलता है वजीफ़ा, वो काम ही नहीं करते। वो क्यों काम करेंगे जब उनको फ्री के अंदर $90 से 90 पाउंड से लेके और 140 पाउंड तक फ्री में मिल जाएंगे। तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया। इसको कहते हैं सिक्योरिटी अलाउंस, और ना इसका वहाँ का लोकल नाम है जेरो। आई होप यू नो इट बेटर। मतलब कहने का ये है कि जब आप कौम को उसकी रोटी मुहैया कर देंगे, उसके अंदर से एक तो वो जीने की उमंग भी गई और जीने की एफर्ट भी गई। उन्होंने पता है मैं शाम में जाऊँगा उससे मैं रोटी खा लेनी जाके। ये रवैया ठीक नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी, लोग तो सफ़र कर रहे हैं। गुर्बत की लकीर से लोग ज़्यादा नीचे गए हैं, ये तो आप मान लें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनके लिए आपको पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। इनके लिए जिस तरह मैंने कहा उस इकोनॉमिक्स की मिसाल के पैसा खा के पी के हज़म करके फ़ारग करने की बजाय इन्वेस्ट करें,
ह्यूमन रिसोर्स में उनको रोज़गार दें, ताकि फैमिलीज़ जो हैं वो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे की बजाय उसके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। दैट इज़ प्रोबेबली द सोल्यूशन। क्यों जी, एक हमारी एटीएम मशीन कह रही है कि शायद हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। नहीं, जो बात हर साहब ने की है बात वही है, बाकी सब ऐसे ही पढ़ लिखी बातें बहुत ज़्यादा। मेरे उस्ताद थे हनीफ रामे साहब, वो कहते थे कि आप 2 हाथों को काम दे दो, 2 हाथों को कोई काम दे दो, इनके हाथ में खुरपा पकड़ा दो, कई पकड़ा दो, मशीन को मैनेज करना पकड़ा जो दो। जिसका अहल है उसके मुताबिक जो उसके जिसका- हाथ में टूल दे दो। हाथों को फारग नहीं रहने दो, ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। असल में पॉइंट यही है कि 2 हाथों को कुछ काम करने दो। 22 करोड़ में से 10-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके 2 हाथों को काम मिलना चाहिए, ताकि वो अपने लिए भी और फिर रियासत के लिए भी 2-4 आने निकाल के दे सकें। मैं तो इसको इतना समझता हूँ, बाकी में जो पढ़ लिखे दोस्त बैठे हैं वो बताएंगे कि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब बच्चा एक पैदा होता है, खाने के लिए एक मुंह और कमाने के लिए 2 हाथ लेके पैदा होता यहाँ है। कितने यहाँ जितने- एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले। करेक्ट, लेकिन उनके नहीं, हाथों ये में बात टूल्स यही दे है देना। ना, ये बात यही ना, मेरे पास भी टाइम है, मैंने कम इस्तेमाल किया। बात यही है कि जब 2 हाथ कोई काम भी करेंगे, काम दो उनको। मैं कहता हूँ वो अपने हिस्से की रात की रोटी तो 3 रोटियां वो तो कमाएंगे वो ना। liability नहीं रहेगी ना। लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी, रियासत की लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी, रियासत उनको 3 रोटियां दे। तो फिर जावेद साहब ये जो बात कर रहे हैं, सुने, तो फिर हमें यहाँ ज़्यादा वो पॉलिटेक्निक्स और स्किल्ड लेबर के नहीं खोलने चाहिए। Yes. जो बुखारी साहब ने बात Yes. की और इफ्तिखार साहब ने बात की ना, इसको खुलासा मैं ऐसे करूँगा, सिर्फ एक लाइन में ये कहूँगा कि हुकूमतें सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए सिर्फ नारे लगाते हैं गुर्बत और का। अपने जो गुडविल के इमरान चक्कर खान ने में। लगाया, आपने देखा ना, 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये अपना सब दूंगा। लगाते हैं। नहीं, और नारे बिके। अच्छा, ये नारे वो बिके। बिके नारे बिकते हैं। ये गुर्बत का नारा, मजहब का नारा, नौकरियों का नारा, रोटी का नारा, ये बिकते हैं, इसलिए ये बेचते हैं। अच्छा, अब आ जाए सोल्यूशन। सोल्यूशन देखें सिर्फ एक है, वो है इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करना, इंडस्ट्रीज लगाना। इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यह है कि आपका डॉलर स्टेबल रहे, आपकी एनर्जी कॉस्ट स्टेबल रहे, आपके पास जो स्किल्ड लेबर है उसकी आती रहे, वो फिर कहाँ उसके से बाद आएगी? बैंक रेट, वो कहाँ से आएगी? वो आपके वोकेशनल कॉलेजेस और चीजें आ रही हैं, Yes, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ये हो रही है। solution। अच्छा, फिर उसके बाद बैंक सपोर्ट चाहिए होती है। बैंक सपोर्ट का प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? माजरत के साथ, पिछले 14 साल की आप हिस्ट्री उठा लें, 14 साल में 70% बैंकों से लोन हुकूमत लेती है, जो कि इंडस्ट्री के लिए जाना चाहिए, आम आदमी को जाना चाहिए, लोअर क्लास में जाना चाहिए, एसएमईज को जाना चाहिए, जहां से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप करें। शौकत तरीन ने बड़ी आला बजट तकरीर की, 1% धेले का काम नहीं किया। अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, आप बैंक रेट्स आज 16% है। आप किस तरह मुझे लगाएंगे? बताएं, पीजे मुझे नहीं, बताएं। एसएमईज कैसे लगाएंगे आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह लोगों को करेंगे? लोन देंगे नहीं, किस ना, तरह करेंगे? लोगों को बैंक लोन देंगे आपका ना। सारा कंज्यूमरिज्म तो चाइना से आ रहा है। आपकी ये फुटे आप शॉप देखें ना, सारे। इस हुकूमत ने जो पहला अच्छा काम किया, चाहे वो कितने परसेंट भी है ओवरऑल आपकी इंपोर्ट बिल का, किया है। ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ना मार्कअप रेट 15% है, पैसे कौन लेगा? 15-16 रुपए की इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। इंपोर्ट आप कर नहीं सकते, लोकल इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, ठीक है। एनर्जी की कॉस्ट वेरिएशन है, डॉलर स्टेबल नहीं है। सो ये वो 3-4 चीजें वो करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। आप देखें कहां से कहां गया मुल्क। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन इन बातों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपने ब्रेक्सिट क्यों किया था अंदर? ब्रेक्सिट इसलिए किया था कि आपकी लेबर बहुत आगे थी, लोकल लेबर को जॉब्स नहीं मिल रही थी, आपकी कीमतें बिल्कुल तितर बितर हो गई थी, बिकॉज आप यूरोपियन यूनियंस पे चल रहे थे। इसीलिए बरतानिया साइड पे हुआ, लेकिन उसके फ़ायदे और नुकसान भी हैं। यहाँ हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना के साथ। आपकी तो शू इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है पाकिस्तान के अंदर। आपका ये शार्पनर्स, पेंसिल्स और जो छोटे आपके स्कूल्स के सारे सब चाइना से आ रहे हैं। तो आप ये जो एसएमई की बात करते हैं, ये जो अच्छी बात है, अगर इस गवर्नमेंट ने इसको रोका है, वेरी गुड, बिकॉज तभी आप आगे बढ़ोगे कि जब आप अपनी कौम के लिए खुद सोचोगे। अगर आप कंज्यूमरिज्म के अंदर आ जाओ तो फिर चाइना जैसे मुल्क तो आपको खा जाएंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं,
उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू डीएनए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना एक मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन एक जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हम सुन रहे थे सारे प्रोग्राम के अंदर के 6 दिन, और वो क्या कहा था फिर आज 6 दिन में? 6 दिन के हमने कहा था हम फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे, और फिर नई डेट गली और महल्ले नया प्लान करेंगे। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें जब यकीन दहानी दिलाएगी कि कुछ भी नहीं होगा, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई लाठी नहीं चलेगी, कोई टीयर गैस नहीं चलेगी, कोई हमें पूछेगा नहीं, हम जो जैसा चाहें करें और जैसा चाहें जाएं। बिल्कुल। ये क्यों बुखारी साहब जी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहता हूँ। जरूर, मैं बात जरूर, करता नहीं हूँ, कोशिश करूँगा जरूर। कि कम कर लूँ। मैंने देखिए, आपको इमरान खान अपना साहब टाइम इस दे दिया। लॉन्ग मार्च की हाइप को इतना ऊपर ले गए थे कि अवाम की तवक्का और उनकी ख़ास तौर से पार्टी के जो उनके हमदर्द और वर्कर्स हैं, उनकी तवक्का आसमान पे थी। उनका ख्याल ये था कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई अदारे हों, बहा के ले जाएंगे तिनके की तरह से। ये हाइप उन्होंने क्रिएट की थी। लेट अस फेस इट, इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल ठीक बात। हुआ क्या कि साबित हुआ उनके लिए तो एक सनाउल्लाह काफ़ी है। जब तक सूरत हाल सनाउल्लाह के हाथ में थी, उसने अटक पुल क्रॉस नहीं करने दिया। ये रियलिटी है, फेस इट। जो ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, एवरीथिंग ओपनड नाउ। आज वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए वो माहौल इंश्योर करें कि मैं दोबारा आऊँ और जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया था वहाँ तक भी जाऊँ। ये जिसको आप रेड जोन कहते हैं ना, आपको इसकी हकीकतों का पता नहीं है। असल में जो लास्ट डिच कोशिश की, जब इमरान खान साहब अपनी तकरीर ख़त्म कर चुके, लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी तक पहुँचने की, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हवा में बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड वंस यू एंटर दैट जोन, फिर वहाँ पर फ्रांस भी है, फिर वहाँ पर बरतानिया भी है। यू नो दैट जोन इज जस्ट नॉट 3 बिल्डिंग्स, इट्स ए होल हाफ ऑफ द सिटी विच इज मोस्ट सिक्योर्ड एरिया। दैट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड इटसेल्फ। आप वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर वहाँ जाने देते तो क्या करते? वो ये कह रहे हैं कि हमने सबक सीख लिया है कि किस तरह से इन्होंने हमारे मार्च को ब्लॉक किया है। दूसरी तरफ वो राणा, वो बैठा कह रहा है कि मैं भी जनाब यार जेडे लूप होल्स हैं साढ़े, वो आज मैंने रिव्यू किया बैठ के सारे स्टेक होल्डर के साथ और सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, और हमने भी देख लिया कि कहाँ कहाँ से लूप होल था, अब नहीं होने देंगे। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त अदारों को प्रवोक करना तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन वो अदारों से तवक्को रख रहे हैं कि आप अपने रवैये बदलें। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको पैसेज दे और बाकी के अदारे हुकूमत के पीछे से हट जाएं। ये कहाँ होता है? ये कौन सी दुनिया में होता है? क्या ये बगावत के लिए उकसाना नहीं है? क्या ये अदारों को इंस्टिगेट करना नहीं है? खुदा के लिए इमरान खान साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप जानते हैं मुझे, मैं आपको जानता हूँ 35 साल से। खुदा के लिए अदारों पर रहम कर दें, अपनी सियासत रज के करें। इन लुटेरों डाकुओं को, जो आपके बकौल लुटेरे और डाकू हैं, इनसे जिस तरह मर्जी निपटें, लेकिन अदारों पर रहम कर दें, क्योंकि 2 अदारे हैं जिनका एहतराम बाकी है, एक फ़ौज और दूसरी अदलिया। ये 2 अदारे कायम रहेंगे तो मुल्क कायम है। इन पर मेहरबानी फरमा दें, मेरी आपसे बड़ी हाथ बांधता अच्छा, खान साहब से जो इल्तिजा की बुखारी साहब, मैं इसको सेकंड करूंगा। और उससे पहले मैं एक बात मईशत के हवाले से नहीं मईशत के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, आप अपनी सियासत करें, जितना दिल करता है एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, लेकिन मईशत को प्लीज़ साइड पे कर दें। खुदा का वास्ता, अब इस मुल्क और इस गरीब आवाम और इस मिडिल क्लास में अब इतनी सकत नहीं रही कि आपके सियासी नारों के तले और दबते जाएं। बस कर जाएं। आप शहबाज शरीफ जैसा भी है, जो मर्जी आप उसे कहें, लेकिन उसकी एक तजवीज़ बहुत अच्छी है, मिसाक मईशत। खुदा का वास्ता, इस कौम को ज़रूरत है इसकी। यू आर ए न्यूक्लियर स्टेट, थोड़ा सा लिहाज कर लें। एक तो ये बात। दूसरा, इमरान खान की तकरीर देखें, बात यह है कि इमरान खान को खुद अब सोचना चाहिए। वो कहते थे ना, खुद अपना घर देखना चाहिए। उनके घर की पहले अपनी कमी कुताहियां तो पूरी करने ना। अपनी लीडरशिप को बुला के पूछ तो लें कि वो 5-5 बंदे तक नहीं निकाल सके। आप पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो ठीक कर लें। सर, जब बंदे बंद हो जाएंगे कहाँ से निकलेंगे? एक सेकंड देखें, सियासी तहरीक कोई भी होती है ना, मेरी नाकुस अकल ये कहती है उसमें डेडलाइंस नहीं दी जाती। आखिरी पत्ता नहीं फेंका जाता, उसे चलाया जाता है।
आपकी सियासी तहरीक कथा कलामी माफ, जितना डर था इस लॉन्ग मार्च को वो गवर्नमेंट आपने खत्म कर दिया वो ना। आपने खुद खत्म कर दिया। आप सियासी तहरीक चलाएं, कोई नहीं रोक रहा। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता, कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं हुकूमत से भी इल्तिजा जरा करूंगा, बहन ये को जो भी दे दो राना थोड़ा टाइम। सनाउल्लाह वाली जो स्ट्रेटजी मैंने है आपसे ना, कहा था ना बोलेंगे। एक बात कह दूं कि हुकूमत से भी इल्तिजा है कि राना सनाउ वाली स्ट्रेटजी पे भी गौर करें। ये आपको आइन और कानून कहाँ इजाजत देता है? आप वो पैटर्न सेट ना करें कि मुस्तकबिल में यही पैटर्न आप पे इस्तेमाल हो। सियासी तारीख को चलने दें। लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग टॉक हो गई है, अब आप आ जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। हाँ। ये मुझे बताएं कि अगर एक पार्टी हो और वो कहे कि ये मार्च खूनी होगा, नहीं होने देना चाहिए। और अगर ये एक पार्टी हो और वो कहे कि लाशें गिरेंगी, अगर एक लीडर फरमाए कि लोग अपने आप को जला के मर जाएंगे, तो कुछ भी तो वो फिर ठीक नहीं। अगर एक जुलूस आ रहा है और उसके कायदीन का इन ख्यालात से मैं बड़ी तरह अच्छी तरह आगाह हूँ, तो फिर वो जो हुक्मरान हैं उनको किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए, ये सवाल बड़ा अहम होगा। मैं इस पर तबसरा नहीं करता। उनको सारी जो गिला और शिकवा है वो इस्लामाबाद के कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, पुलिस से है, CCPO लाहौर से है, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से है। अब एक मिनट, अब सवाल ये पैदा होता है, इनको कराची के किसी अफसर से कोई इतराज़ नहीं ना, क्यों कहेंगे जुलूस था ही नहीं वहाँ पे। इनको कोयटा के किसी अफसर से कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि जुलूस तो सिरे से वहाँ पे था ही नहीं। पेशावर से जत्था लेके वो आए थे। अब जत्था बंदी के बारे में भी आइन, कानून और PLD खामोश नहीं है। PLD खामोश नहीं है। इस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके वकील पढ़ाएंगे, जब उनको फिर कुछ और नुकसान होने लगेगा कानूनी तौर पे। CCPO के बारे में जो कुछ आपने कहा सर, मैं थोड़ा सा नहीं, मैं सर मेरे 2 मिनट में नहीं, हमारे पास ब्रेक का हो गया। लेकिन ये तो फिर क्या बात हुई? नहीं, आप बोले नॉट ए फेयर है ना। सर, वो आप ज़्यादा बात पूरी कर रहे हैं ना। टाइम लिया करें। चले, अपनी आप बात बोलें। पूरी करें ना। चलें जी, इसको थोड़ा सा लंबा करें, बोले लंबा नहीं करें, मैं एक फिक्र कह के खत्म करूँ ना। आपने ऐसे इंटरप्ट, असल में आप मेरी जो होती है ना सारी सोच कंसंट्रेशन को तबाह बर्बाद खराब करते हो। जानबूझ के करते हो। ना करो यार, ना क्या करो ये। आई नो दिस इज ए साजिश। अब मसला ये है कि 4-5 अफसरों का नाम लेके कि ये हमारे पास उनकी वीडियो हैं, यू नो, किसी अफसर को ये धमकी देनी कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, डू यू नो कि इसका मतलब क्या है? ये कानून पढ़ना ज़रा, ठीक है। और खुदा का शुक्र अदा करो कि जो वाक़यात हुए हैं, 2 समुंदर सिंध में गिरे, वो वर्कर बेचारे पुश कर रहे थे इसको, एक ट्रेलर को, कंटेनर और जो को। लाहौर में एक डेथ हुई, वो लड़का भागता हुआ दरिया रावी में गिर गया और किसी ने परवाह नहीं की, वो गिर गया एंड ही डाइड। तो कौन से जुल्म की बात कर रहे हो, कौन सी तबाही की बात? और ये बैठा हुआ है मेरे साथ पीजे क्या यूरोप में टीयर गैस नहीं चलती? पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन 2 किस्म की टीयर गैस होती है, एक पब्लिक के लिए होती है, एक टेररिस्ट के लिए होती है। यहाँ टेररिस्ट की टीयर गैस चली है। ये आपको कैसे 4 पता? दिन पहले आप अरेस्ट नहीं करते, लोगों के घरों में नहीं Yes. घुसते। नहीं घुसते, जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बात तक कुछ हो नहीं जाता, तब आप नहीं करते। एक और जो चीज़ है, देखें, बात सुनें। देखो, MPO 16 जो है वो इसी मकसद के लिए बना है कि आप सुन तो लेना। जाते बंद कर दो आप इसमें ना चढ़े। क्यों ना पढ़े भाई? आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं टीवी पे बैठ के। कोई बेवकूफ नहीं हर वो शख्स जो ये कहेगा कि लाशें गिरेंगी, खून बहेगा, खूनी इंकलाब आएगा, लोग अपने आप को आग लगा के जला के मरेंगे, MPO 16 और है काहे के लिए? तो रियासत को अपना रास्ता लेना होगा। बिल्कुल लेना अगरचे होगा। मैं पसंद नहीं करता, इफ्तिखार साहब, लेकिन मैंने ऐसी धमकी कभी नहीं दी बड़ी कि बात मैं है। खुदकुशी करवा दूंगा लोगों से। नहीं तो फिर मैं रीगल और चौक जो पे खान पेट साहब भी जो तो है ना, ना फाड़ूं। एक मिनट, खान साहब को वो अपना चीज़ गुस्सा। है। वो क्या चीज़ वो है? जुलूस में नहीं तो इस वक्त ए कैंप भाई जेल में साहब, बैठे हैं, खान उन साहब, पे 6 केस हो के वो तो इमरान कैंप खान जेल में साहब को अंदर। अपना गुस्सा छह सीसी केस ऊपर हम नहीं उतार नहीं, रहे। ब्रेक की इमरान तरफ खान चलते ने हैं, पहले सुन तो लेना। ब्रेक के बाद नहीं, वापस इमरान- आते एक- हैं एक- और एक- देन विल कंटिन्यू। जी, नहीं, इमरान खान ने कहा कि ये जो है ना शेख रशीद, ये तो हमारी पार्टी का ही है। कौन? खान साहब ने अपना गुस्सा तो उनकी पार्टी का नहीं है, अलायंस पार्टनर है वो। उसने इमरान कहा सही मेरी बात पार्टी करते हैं, का वो अलायंस पार्टनर है खान वो। साहब एक ने ब्रेक की अपना तरफ गुस्सा चलते हैं जी। CCPO ऊपर बिला वजह निकाला है, इसलिए कि लोग यहाँ नहीं निकले, उस बेचारे के क्या और सर वो कसूर है? PCO भी शोर कर रहे हैं ना। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे आप। वेलकम बैक टू DNA। डिबेट्स होती रहती हैं, टाइम थोड़ा होता है लेकिन डिबेट बड़ी लंबी होती है। इसको हम कंटिन्यू भी कर लेते हैं कई अगले प्रोग्रामों के अंदर। लेकिन आज
हमने याद करना है अली सतपारा को, वन ऑफ द पायनियर्स, माउंटेनियर जिनकी डेथ हो गई है, और ऑफ कोर्स वन ऑफ दोज पीपल जो कि मैं कहूँगा आइकॉनिक फिगर है इन दी माउंटेनियरिंग सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, क्यों बुखारी साहब इतने लोग आते हैं, एंड दे रिमेंबर दिस जेंटलमैन। मैं चूँकि पीटीडीसी में रहा हूँ 2 साल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि पाकिस्तान की जो माउंटेनियरिंग और पाकिस्तान की जो माउंटेन टूरिज्म है, उस सारे का सेहरा इस फैमिली को जाता है। इसका बाप अगर आप रिकॉल करें, उसके भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था, इसका अपना कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। सबसे ज़्यादा चोटियाँ इन्होंने सर की हैं। इंटरनेशनल जो सेगमेंट है टूरिज्म का, उसके अंदर ये बड़े नाम हैं। बुखारी साहब कितनी दफ़ा? 17 टाइम्स। 17 टाइम्स, यस। 16, 8,000 पे 8,000 से ज़्यादा 16। या चलो ठीक है, 16-17 के करीब 16-17 उनकी है। मैं ये कहता हूँ कि हमें उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में रूशनास कराया एक तरह से। जो हमारे 5 वैलीज़ हैं, जिसमें होंजा है, गिलगित है, बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, कागान है, ये सारी जो यहाँ पर 2 तरह की टूरिज़्म है। एक तो ये माउंटेनियरिंग के हवाले से बहुत मैसिव लोग आते हैं, और दूसरा है वहाँ पर जो गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। Yes. जो गोल्फ कोर्स है स्वात का, अगर किसी ने देखा हो Beautiful. तो इट्स ए ब्यूटी, इसके बारे में। और इसी तरह से शंदूर के अंदर जो पोलो मैच होता है, उसके बारे में कहते हैं पोलो इज़ बीइंग प्लेड ऑन द मून एट ए हाइट ऑफ 12,500 फीट। वहाँ जहाँ सांस नहीं आती आदमी को, वहाँ घोड़े जब दौड़ते हैं तो ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। कहते हैं इट्स ए गेम ऑफ किंग्स। तो ये सारा कुछ जो है, ये इस फैमिली ने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। माशाल्लाह। अली रज़ा सतपारा जी। I support whatever Bukhari Sahab has said. By 55 years of age, doing wonders. That is my input. I guess. जी जावेद। देखें, ऐसे लेजेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में रोशनास कराया, और ऐसे लोग जो किसी भी फील्ड से हों, ये तो एक स्पेसिफिक फील्ड है ना, जिसमें स्पेसिफिकली टूरिज़म के हवाले से, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से जिस तरह उन्होंने दुनिया की नज़र में एक पिक्चर पेंट की, ऐसे लोग हमारा सरमाया है। हमारी हुकूमतों का, क्योंकि बुखारी साहब ने बहुत सी बातें कर दी, हमारी हुकूमतों का फ़र्ज़ ये बनता है कि हम ऐसी फैमिलीज़ को, ऐसे लोगों को और ग्लोरीफाई करें, दुनिया की नज़र में एक ऐसा इमेज क्रिएट करें जिससे ये लोग फील करें, दुनिया फील करे कि पाकिस्तान में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। और ये तो एक फील्ड है ना, इसके अलावा जो और ये सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, ये दुनिया के सामने जाना चाहिए। और स्पेशली खेलों के हवाले से, चाहे बॉक्सिंग है, हॉकी है, क्रिकेट है, जिमनास्टिक है, इन चीज़ों की तरफ मैं समझता हूँ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाए। बिल्कुल जावेद, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार साहब, थैंक यू विद अ स्माइल, आई लाइक दैट स्माइल, एंड ऑफ कोर्स बुखारी साहब। लेकिन आज हम एक और इंसान को भी याद करना चाहिए। कल आपको पता है कि 1998 अगर आपको याद है तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक मेमोरेबल डेट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जब हमने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। मैं यहाँ 2 लोगों को ज़रूर खराज अकीदत पेश करूँगा एंड अप्रिशिएट देम। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर कदीर खान, क्योंकि ये जो एक It will be unfair if you don't remember Zulfikar Ali Bhutto. जी, जुल्फिकार अली भुट्टो इज द फादर ऑफ द बॉम्ब। सबने किया, सबने किया, बिल्कुल सबने किया। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज जिसका हाथ इसमें रहा है, वेरी गुड, बिकॉज ये पाकिस्तान की खिदमत की है। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सर्विस फॉर ऑल दोज पीपल। बिल्कुल अच्छी बात की आपने बुखारी साहब। मिस्टर भुट्टो कैन नॉट बी फॉरगॉटन एट ऑल। ये आई थिंक ये हमें करना चाहिए। जिन्होंने अच्छे काम किए यार, उनकी तारीफ़ तो करो इस मुल्क के अंदर। हम हर एक को बुराई भलाई कहते हैं, कहीं ना कहीं तो यार कोई अच्छा काम करता है उसकी ज़रूर तारीफ़ कर दिया करो, कोई ईगो के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ, जॉइन अस अगेन टुमारो एट 8 o'clock. Until then, खुदा हाफ़िज़।